भारत के राष्ट्रपतियों की सीरीज मिस्टर प्रेसिडेंट के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे नेहरू तमाम प्रयास करने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक पाए। इसके पीछे की वजह थी नेहरू पर पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे दिग्गज नेताओं का दबाव। और अब बारी थी देश में होने वाले 1957 के दूसरे राष्ट्रपति चुनाव की। जाहिर सी बात थी 1950 और 52 में नेहरू राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में पटेल और मौलाना आज़ाद के दबाव के चलते स्वीकार कर चुके थे और अब 1957 के चुनाव में नेहरू को हर हाल में अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति चाहिए था। नेहरू 1957 के चुनाव के लिए पहले से ही आश्वस्त थे और उनका यूं आश्वस्त होना भी हवाई नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले 1955 में राजेंद्र प्रसाद ने खुद नेहरू को कहा था कि तबीयत नाजाज रहने के चलते राष्ट्रपति पद पर बने रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। तब नेहरू ने खुद उनसे दरख्वास्त की थी कि वह कम से कम अपना यह वाला कार्यकाल पूरा करें। लेकिन जब 1957 के चुनाव में भी राजेंद्र बाबू ने ताल ठोक दी तो नेहरू की सभी उम्मीदों और कयासबाजियों पर सांप लौट गया। बार नेहरू को राजेंद्र जी के सामने किसी दमदार कैंडिडेट की जरूरत थी, क्योंकि 1950 में वह राजगोपालाचारी को विकल्प के रूप में पेश करके उसका हश्र देख चुके थे। ऐसी स्थिति में नेहरू को अपने खासम खास मास्टर जी का नाम सूझा और नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक महान दर्शन शास्त्री, एक बेहतरीन प्रोफेसर और एक गजब का राजदूत, जिसके लिए 1952 में संविधान में नया पद जोड़ा गया, उपराष्ट्रपति का पद, जिसको 1954 में भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा गया और अब प्रमोशन की बारी थी। नेहरू डॉक्टर साहब को राष्ट्रपति बनाने का पूरा मन बना चुके थे। इसमें मोरारजी देसाई भी उनका साथ दे रहे थे और इस बार राजेंद्र बाबू की मदद के लिए लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। वह 1950 में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लेकिन मौलाना आज़ाद आज भी राजेंद्र बाबू के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलने लगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मसलन कुछ नेताओं की लॉबी को छोड़ दें तो सभी कांग्रेसी राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। और अंत में भारी विरोध को देखते हुए नेहरू को अपने पांव पीछे खींचने पड़े। इधर राधाकृष्णन इस बात से सख्त खफा हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। बिगड़े हालात संभालने के लिए मौलाना आज़ाद को आगे किया गया। राजेंद्र प्रसाद ये साफ कर चुके थे कि अगर उनकी तबीयत गवाही नहीं देती है तो वे दूसरे कार्यकाल को बीच में ही छोड़ देंगे। मौलाना आज़ाद इसी दिलासे के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन के पास पहुंचे। आखिरकार राधाकृष्णन को मना लिया गया। साथ के साथ नेहरू ने इस बात को सुनिश्चित किया कि 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन के चुनाव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1962 का राष्ट्रपति चुनाव एक तरफा रहा। विपक्ष की तरफ से कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया गया। निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण वोटिंग की मात्र औपचारिकता ही बची थी। इसे 7 मई 1962 को निपटा लिया गया। कुल 5,62,945 मतों में से डॉक्टर राधाकृष्णन को 5,53,067 मत हासिल हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी चौधरी हरिराम थे। उन्हें महज 6,341 वोट ही हासिल हो सके। राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मौत देखी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बतौर राष्ट्रपति वो गवाह रहे। इस दार्शनिक राष्ट्रपति के बारे में एक और बात खास है कि वो कुछ जघन्य अपराधों को छोड़कर फांसी की सजा को हटा देना चाहते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने फांसी की सजा के खिलाफ आई हर दया याचिका को स्वीकार किया। नामी कवि रामधारी ने अपनी किताब में लिखा है, मॉस्को में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राजदूत थे। काफ़ी दिन तक स्टॉलिन उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में जब दोनों की मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने स्टॉलिन से कहा, हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने खून से सने रास्ते से प्रगति की, लेकिन एक जंग के बाद उसके अंदर का ज्ञान जाग गया और वह धर्म, अहिंसा और शांति के रास्ते पर आ गया। आप भी वही रास्ता क्यों नहीं पकड़ लेते? डॉक्टर राधाकृष्णन की इस बात पर स्टॉलिन कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के जाने के बाद अपने दुभाषिए से कहा, ये शख्स केवल मानवता का भक्त है, ये राजनीति नहीं जानता।
उनका एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है। जब वे उपराष्ट्रपति थे तो चीन की यात्रा पर गए थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति माओ ने अपने निवास पर उनकी आगवानी की। जैसे ही माओ ने हाथ मिलाया, डॉक्टर राधाकृष्णन ने माओ के गाल थपथपा दिए और इससे ठीक पहले कि माओ कोई रिएक्शन दे पाते, तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने यही पॉप और स्टालिन के साथ भी किया है। राधाकृष्णन अपने शिक्षण कैरियर के दौरान छात्रों के बीच एक लोकप्रिय शिक्षक थे। 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला तो उनके छात्रों ने 5 सितंबर को उनसे अपना जन्मदिन मनाने की गुजारिश की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसके बजाय समाज में शिक्षण के योगदान को मान्यता देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी, और तभी से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते चलते राधाकृष्णन के उस ऐतिहासिक भाषण की कहानी, जिसे भारत के इतिहास में आज भी याद रखा जाता है। 14 अगस्त 1947 आधी रात को भारत सचमुच अपने भाग्य का विधाता बनने जा रहा था। संविधान सभा की ऐतिहासिक मीटिंग थी और इस मीटिंग में राधाकृष्णन भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू हुई। नेहरू ने अचानक राधाकृष्णन से आकर एक दरख्वास्त की। उन्होंने राधाकृष्णन से आज़ादी के मौके पर भाषण देने को कहा। राधाकृष्णन मंच पर चढ़े और बिना किसी तैयारी के उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्हें नेहरू की तरफ से हिदायत मिली थी कि जब वो अपना भाषण शुरू करें तो आधी रात से पहले ना रुकें। राधाकृष्णन ने भाषण शुरू किया और ठीक 11:59 पर अपना भाषण खत्म किया ताकि नई सरकार शपथ ग्रहण कर सके। संविधान सभा के मंच से राधाकृष्णन भाषण नहीं दे रहे थे, शब्दों के जरिए इस नए लोकतंत्र की नींव रख रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में संस्कृत के श्लोक को स्वराज के संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया और वह श्लोक था, सर्वभूता दिशा मामात्मनम सर्वभूतानि कत्यानि संपश्चम आत्मनियव स्वराज्यम अभिगच्छति। माने स्वराज एक ऐसे सहनशील प्रकृति का विकास है जो अपने मानव भाइयों में ईश्वर का रूप देखता है। असहनशीलता हमारे विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दूसरे के विचारों के प्रति सहनशीलता ही एकमात्र स्वीकार्य रास्ता है। ये थी भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी। आगे के एपिसोड में मैं आपको अगले राष्ट्रपति की कहानी सुनाऊंगा।